सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 8 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे खबर आती है सौर मंडल से। क्या खबर है? सौरमंडल में बाहर जीवन के पुख्ता संकेत मिले हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि एक ब्रह्मग्रह पर समुद्री जीवों द्वारा उत्पादित अणुओं मतलब बैक्टीरिया, एल्गे के संकेत मिले हैं जो सौरमंडल के बाहर जीवन का अब तक का सबसे पुख्ता संकेत है। अब देखिए देखा तो किसी ने नहीं है, बहुत दूर एक ग्रह है, उसमें जो विभिन्न टेलीस्कोप होते हैं उनके माध्यम से गैसेस का कॉम्पोजिशन वगैरह स्टडी करा जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज के। तो वहाँ से पता लगा कि कुछ पर्टिकुलर गैसेस हैं जिनके फॉर्मेशन देखा गया, जो कि तभी बन सकती हैं जब या तो एल्गे या बैक्टीरिया वहाँ उनके इन्वायरमेंट में मौजूद हो। इस ग्रह का नाम है K2-18b। ये ब्रह्मग्रह पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है, बहुत दूर है। और K2-18b तारे की परिक्रमा करता है। ये अनुसंधान रिपोर्ट एस्ट्रोफिजिकल जर्नल ऑफ लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई है। तो फिलहाल जो वैज्ञानिकों की खोज है, एक बाहरी दुनिया में, एक बाहरी सौरमंडल में एक और धरती पृथ्वी ढूंढने की, वो लगातार जारी है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जितना अरबों रुपया स्पेस के खोजों में लगा देते हैं, उसका अगर आधा भी वास्तविक धरती पे लगा दें, वास्तविक मुद्दों पे, वास्तविक समस्याओं पे, तो धरती का ऑल्टरनेटिव ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन या स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को ना मानें। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। मनमानी के स्कूल, खतरनाक दवाएँ, जोखिम की राह पर रेल यात्रा। मनमानी के स्कूल देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण में बढ़ते दायरे का विद्रूप कई बार बेहद अफसोसजनक तस्वीर सामने कर देता है। निजी विद्यालयों में मनमानी किस कदर बढ़ती आ जा रही है कि वह विद्यार्थियों को केवल कमाई का जरिया समझने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मुनाफाखोरी में लगे ये विद्यालय इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि महंगाई के इस दौर में बच्चों को किसी तरह पाल रहे कुछ माता पिता कैसे अतिरिक्त शुल्क का बोझ सहेंगे। हालांकि इनमें ज़्यादातर शुल्कों का कोई मजबूत आधार नहीं होता, लेकिन संबंधित सरकारी महकमे में अपनी आंख मूंद कर एक तरह से इसकी अनुमति ही देते हैं। नतीजे मनमानी बढ़ती जाती है। तकलीफ ये है कि शुल्क वसूलने के क्रम में स्कूल प्रबंधन की ओर से कई बार ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जो न केवल नियमों के विरुद्ध होते हैं, बल्कि उसके लिए मानवीयता के सारे तकाज़ों को ताक पर रख दिया जाता है। ये तो है, सरकारी विभाग बिल्कुल आँख बंद करके बैठ जाते हैं। स्कूल वाले जिस तरीके से जब फ़ीस वगैरह वसूलते हैं, तो तमाम प्रकार के शुल्क लगा देते हैं, ये फ़ीस, वो फ़ीस, ये फलाना ढिमाका, एक्स्ट्रा करिकुलर फ़ीस, फलाना ढिमाका। इसके अलावा देखिए तो सबसे बड़ा आजकल बड़ा एक गेम चल रहा है, वो है स्कूल बुक्स का। महँगी-महँगी स्कूल बुक्स कर दी हैं जिनकी वैल्यू 2,000 रुपये नहीं है। जिनकी वैल्यू 2,000 रुपये नहीं है, वो वैल्यू बुक्स मिलती हैं 9-9 हज़ार रुपये की, 8-8 हज़ार रुपये की। ये एक तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण है। और अब इसमें हम देखिए स्कूलों से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मानवीयता के आधार पे इसे कम करें, क्योंकि वो नहीं करने वाले। यहाँ पे हमें जो सरकारी तंत्र के विभिन्न विभाग हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी स्कूलों की देख-रेख करना होती है, उन पे जवाबदेही खड़ी होती है कि वो कब अपनी आँखें खोलेंगे और इस पूरी तंत्र को ध्वस्त करेंगे, जो कि माँ-बाप के शोषण करने के लिए ही चल रहा है। इस तरह के अमानवीय व्यवहार दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही ही स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई और कहा कि छात्रों के साथ गुलामों जैसे व्यवहार करने वाले ऐसे स्कूल बंद करने लायक हैं। तो किसी भी वजह से स्कूलों में बच्चों को कोई भी शारीरिक दंड देना सख्त मनाही है और समय समय पर अदालतों भी इसके खिलाफ निर्देश जारी करती रही हैं। किसी भी तरह के भेदभाव और सार्वजनिक प्रताड़ना से बच्चों की कोमल मस्तिष्क को ठेस पहुँचती है और इससे लगे संदर्भ का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। ये तो है। स्कूल लर्निंग का एक हब होने चाहिए, ना कि व्यवसाय और मेंटल टॉर्चर अपने आप में। अगला है खतरनाक दवाएँ। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसको यानी कि सीडीएससीओ की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रक को 32 दवाओं पर पाबंदी लगाने का निर्देश आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र एक ज़रूरी कदम है। देखिए, हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल
सेक्टर को रेगुलेट करने वाली CDSCO का एक संस्था है भारत सरकार की, उसने लगभग 35 दवाइयों को बैन कर दिया, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी और बहुत ही धड़ल्ले से मार्केट में सर्कुलेट हो रही थी। मगर इससे एक बार फिर यही साफ होता है कि दवा कंपनी जिस तरह आम लोगों की सेहत का खिलवाड़ कर रही हैं। गौरतलब है कि CDSCO ने 35 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने के निर्देश दिए हैं, जिनमें दर्द निवारक, पोषण संबंधी पूरक आहार और मधुमेह रोधी दवाएं शामिल हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य इन दवाओं की वजह से जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के सामने पैदा हो रहे खतरों को रोकना है। मगर सवाल है कि सरकार के संबंधित महकमों के तहत एक व्यापक तंत्र होने के बावजूद ये खुले बाजार में कैसे पहुंचती हैं। अब बात ये नहीं है कि प्रतिस्थापन बंद कर दी है, बात ये है कि अभी तक ये मार्केट में सर्कुलेट हो कैसे रही थी। अगर ये इतनी खतरनाक थी, किसी भी दवा का उत्पादन और उसके बाद बाजार में आकर एक ज़रूरतमंद उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन एक रात में दवाई बनाई मार्केट में उतार दी। ये उत्पादन होने के लिए लाइसेंस ही क्यों दिया गया, अलाउ ही क्यों करा कभी। पिछले वर्ष अगस्त में बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 FDC दवाओं पर पाबंदी लगा दी गई। तभी यही कहा गया था कि दवाएं इंसान के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसे निर्देश अक्सर जारी किए जाते रहे हैं, मगर ये समझना मुश्किल है कि सख्ती के बावजूद फिर से ये कुछ ऐसी दवाएं खुले बाजार में कैसे पहुंच जाती हैं। दवा कंपनियों के लिए वैसे नियम कायदे तय किए गए हैं, जिसके तहत वैसी दवाओं के उत्पादन करती हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये कैसे नियम है, क्या एक क्षेत्र अपने आप में अनियंत्रित हो चुका है। सही है कि CDSCO उसे दवाओं का चिन्हित करती है और उसे प्रतिबंध करने का फैसला करती है, मगर जितने दिनों तक लोगों की सेहत से खतरे में डालने वाली ऐसी दवाएं बिकती रहती हैं, ज़रूरतमंद लोग इन दवाओं को सेवन करते हैं, उसका क्या और कितना असर पड़ता होगा। 35 या 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की नौबत तब आई जब उसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया गया। यही यही तो है, एक तरीके से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट ही है हर किसी के लिए, कि इतने लंबे समय से ये दवाएँ सर्कुलेशन में थी, बन भी रही थी प्रॉपर फैक्ट्रीज़ में, लाइसेंस थी, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए कंपनी सेल कर रही थी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था, मगर इतनी देर क्यों लगी CDSCO को इन्हें बैन करने को लेके। आगे देखते हैं, जोखिम की राह पर रेल यात्रा। विनोद के शाह कहते हैं, हाल ही में तेलंगाना में चलती रेलगाड़ी के शौचालय में एक नाबालिग से बलात्कार हुआ। पिछले महीने 24 मार्च को सिकंदराबाद के पास महिला यात्री बलात्कार से बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद गई। 15 मार्च को विदिशा के पास गोंडवाना एक्सप्रेस के सामान्य कोच में किन्नर गिरोह ने कथित रूप से पीट कर यात्री के मार डाला। कई घटनाएं पिछले साल भी आई थी रेल यात्रा सफर में। पिछले नई दिल्ली स्टेशन पर कुछ छठ पर्व के दौरान प्लेटफॉर्म पर हुई भगदड़ में 5 महिला यात्रियों की मौत हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि घटना के समय बनने वाली जांच समितियों की मात्र कागजी हुआ करती हैं। रेल मंत्रालय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रभावी बंदोबस्त करता नजर नहीं आता। गाड़ी आने के कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म पर दलने की घोषणा से पहले एक दशक में कई लोगों की मौत हो चुकी है। देश के अनेक हिस्सों में तीसरी रेल लाइन डालने से रेलगाड़ियों के समय सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन यात्री गाड़ियों के निर्धारित प्लेटफॉर्म पर आने की अनिश्चितता बढ़ी है। ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदल दिए जाते से बुजुर्ग और बीमार यात्रियों की मुसीबत बढ़ जाती है। अब देखिए, यहाँ पे भी आपकी देखा जाए तो मिसमैनेजमेंट है और लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज करने का अनाउंसमेंट आ जाता है, तो भगदड़ उसमें मच जाती है। बड़े बुजुर्ग बीमार लोगों को और समस्या होती है चेंज करने में। इस वजह से आपराधिक घटनाएं भी होती हैं। यात्रियों की शिकायत पर रेल मंत्रालय कार्रवाई करने के बजाय कुछ और ही योजनाएं में जुटा है। हैरत है कि रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती नहीं हो रही है, दूसरी ओर प्रतिवर्ष कर्मी घट रहे हैं। देश भर में तय पदों की तुलना में रेलवे सुरक्षा बल और GRP पुलिस में संख्या काफ़ी कम है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर तंत्र की संख्या नहीं बढ़ रही है। विश्व में चौथे क्रम का बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद यात्री सुरक्षा और सुविधा विस्तार को अधिक प्राथमिकता देने के बजाय रेल मंत्रालय सजावटी उपाय पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बुलेट ट्रेन, तेजस, वंदे भारत जैसी रेलगाड़ियां प्राथमिकता में हैं। बड़ी आबादी के काम आने वाले सामान्य यात्री कोच और गाड़ियों पर मंत्रालय की प्राथमिकता उपेक्षित ही रह देश है। सही बात है, उपेक्षित ही रही है। देखिए, वंदे भारत वगैरह जो बढ़िया-बढ़िया ट्रेनें निकालने के प्रयास करे जा रहे हैं, ये बहुत ही हाई एंड प्रीमियम ट्रेन्स हैं। प्रयास किया जाना चाहिए कि जो मेजॉरिटी पीपल यूज़ कर रहे हैं, उन ट्रेनों को भी बेहतर करा जाए, जो कि एक भारी पॉपुलेशन को आज भी ढो रही हैं, लेके जा रही हैं यहाँ से वहाँ।
बेसिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा जाए, बेसिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा जाए। इन दिनों सामान्य शयनयान आरक्षित कोच और सामान्य श्रेणी की बोगियों की संख्या कम और इसके स्थान पर वातानुकूलित यान की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसका उद्देश्य अधिक आय अर्जित करना है। सामान्य श्रेणी की बोगियों की संख्या कम होने के कारण कई यात्री दरवाजे पर खड़े होकर या पायदान पर बैठकर यात्रा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बेसिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या-क्या आ रहा है आपका? पहली बात तो मैं रेल कोचेज़ को बढ़ाना पड़ेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से रेल कोचेज़ को और बढ़ाना पड़ेगा। रेल स्टेशंस को और बड़ा करने की ज़रूरत है या फिर उनको और मैनेज्ड करने की ज़रूरत है, जो कि भारी मात्रा में एक तो ट्रेन का ट्रैफ़िक भी डील कर सके और इसके साथ ही साथ एकदम से आने वाली पॉपुलेशन को भी डील कर सके, समझा सके। हमें और सिक्योर करना पड़ेगा सीसीटीवीज़ वगैरह के माध्यम से और रेलवे पर्सोनेल्स को जगह-जगह पे नियुक्त करना पड़ेगा ताकि रेलवे पे सुरक्षा एक प्रायोरिटी रहे। कोई भी मौके की तलाश में जो हो चोरी करने के या किसी को सामान चोरी के गायब करने के लगे, वो इस खौफ में रहे कि रेलवे सुरक्षित है। दूसरी बात, जो आए दिन लास्ट मोमेंट पे प्लेटफ़ॉर्म चेंज होने की खबरें आती हैं या फिर लास्ट मोमेंट पे फिर त्योहारों पे विशेषकर घटनाएँ सुनने में निकल के आती हैं। इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि रेलवे वो बर्डन नहीं झेल पा रहा है, जो बर्डन पॉपुलेशन के साथ बढ़ रहा है। ठीक है? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर करना पड़ेगा। हम सिर्फ़ सा सब चीज़ रेलवे के ऊपर नहीं डाल सकते। अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर करना पड़ेगा। जिन रूट्स पे डेटा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके देखा जाए कि कहाँ पे यात्री ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा अप डाउन हो रहा है उस क्षेत्र में, उस शहर में या उस प्रदेश में, तो वहाँ पे अल्टरनेट बसेस चलाइए और ज़्यादा अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू करवाइए। ये भी अपने आप में एक बर्डन कम करेगा रेलवेज़ पे, क्योंकि हम देखिए रेलवे को बेहतर करने का प्रयास करेंगे भी तो कितना कर लेंगे, हर चीज़ की सीमा होती है। तो अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सरकार सोच सकती है कि इसके माध्यम से शहरों के बीच में कनेक्टिविटी और बढ़िया हो सके और रेलवे पे बढ़ता बर्डन भी कम हो सके। कई घटनाएँ आई थी देखिए जून 2023 में उड़ीसा घटना थी वो बालासोर में, जो बहुत दुखद थी अपने आप में। और एक और मेन जो हम देख रहे हैं जहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, सॉल्यूशन निकला कि हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, वैकेंसीज़ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम और स्टाफ को एम्प्लॉय कर सकें रेलवे को बेहतर चलाने के लिए। अतिरिक्त कमाई वृद्धि के लिए सशस्त्र अनुकूलित यान की एम श्रृंखला प्रणाली प्रारंभ की है रेलवे ने बेसिकली। तृतीय वातानुकूलित की तुलना में किराए मामूली कमी और इसमें 18 यात्री सीटें बढ़ाई गई हैं। इस कोच में मतलब ये रिफॉर्म्स के बारे में बताया कि रेलवे सुरक्षा एवं यात्री सुविधा की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए 3 लाख कर्मचारियों के पद वर्ष खाली हैं। यात्री गाड़ियों में सामान्य बोगियों की संख्या रेलवे ने कम ज़रूर की है, लेकिन इसके अनुपात में यात्री टिकट बेचना कम नहीं किया है, जिससे सामान्य कोच में यात्री कोच क्षमता से कई गुना अधिक संख्या में प्रतिदिन विश्व हालात में सफ़र करने के लिए मजबूर होते हैं। वही सब आपके कोचेज़ को बढ़ाना पड़ेगा, कोचेज़ कम रहेंगे तो ये समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है और टिकटिंग भी लिमिटेड होनी चाहिए। टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म सॉरी स्टेशन के हिसाब से होनी चाहिए। कितना स्टेशन डील कर सकती है, कितने लोगों को एक बार में सँभाल सकती है। वर्ष 23-24 में यात्री और माल भाड़े से 2.40 लाख करोड़ कमाने वाले रेलवे विभाग सामान्य रेल सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को अधिक जिम्मेदार बनाने के बजाय उसका ध्यान बुलेट और वंदे भारत जैसी उच्च गति की ट्रेनों के परिचालन में अधिक है। लेकिन रेल सुरक्षा और भीड़ के हिसाब यात्री गाड़ियों की व्यवस्था करने में सुस्ती चिंता का विषय है। चुनौतियां हैं, समाधान निकाले जा सकते हैं। निकालने के एक सही तरीका होना चाहिए और फिलहाल सरकारें सक्षम होती हैं किसी भी प्रकार के एनालिसिस करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।